Hello everyone. Once again you're all welcome back to Entrance Investigation. आज के इस वीडियो में हम रिवीजन चेकलिस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द चेकलिस्ट सीरीज, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकंड और थर्ड पार्ट, यानी कि हम सेकंड पार्ट जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है दैट इज मोनोटोनिसिटी, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, इनको हम कंप्लीट करने वाले हैं, इनको हम कवर करने वाले हैं. तो आई होप आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे. कॉपी पेन लेकर आ जाइए दोस्तों और स्टार्ट करते हैं वीडियो को. चलिए गाइस, शुरू करते हैं मोनोटोनिसिटी के साथ. देखो, मोनोटोनिसिटी का मीनिंग क्या है. मोनोटोनिसिटी, या आप कह सकते हैं इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एनालिसिस. ठीक है, नाम कोई नहीं पूछेगा बट मीनिंग समझें. सबसे पहले आता है मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट. किसी पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो जब भी हमने पॉइंट के लिए बात करनी है तो हम कहते हैं कि ग्राफ पे अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम उसके पॉइंट को देखेंगे और साथ में उसी का एक नेबरहुड देखेंगे. जब हम उसका नेबरहुड देखेंगे देन वी विल रियलाइज दैट उससे पहले उसके बाद में क्या हो रहा है, बिफोर इट एंड आफ्टर इट, बिफोर और आफ्टर इट क्या हो रहा है. तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का आ जाए कि इससे जस्ट आगे जाए, अगर हमारे पास यहाँ पर हम a चेक कर रहे हैं, यहाँ a प्लस एच है जिसमें ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर अगर a माइनस एच है वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शनल आउटपुट्स हैं उसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट हम h बढ़ा रहे हैं, मतलब हम a में कोई चीज कर रहे हैं, लेट्स से h घटा रहे हैं, तो फंक्शनल वैल्यू यानी कि जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो रहा है. और अगर हम फंक्शन में h बढ़ा रहे हैं तो इसका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है. इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, इससे मैं ये चीज कंक्लूड कर सकता हूँ कि एक जब हमें किसी पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी की बात करनी है तो we'll consider a very small interval of a minus h to a plus h where h is a very small number. जब हम इसे कंसीडर करेंगे देन वी विल रियलाइज कि अगर यहाँ पर हमारे छोटे छोटे इंटरवल्स में हम देखें तो इससे जस्ट पहले, इसी पे और इसके जस्ट बाद फंक्शनल वैल्यूज में एक ऐसा रिलेशन आ जाए सच जाए जो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मेरा आउटपुट भी बढ़ रहा है. इन दैट सिनेरियो, इन दैट वेरी केस आई कैन से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. इन द सेम सेंस जैसे कि इस फंक्शन में है, देयर इज नो नीड टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और एनीथिंग. ऑल यू नीड टू चेक इज टू चेक वेदर इट इज having a functional value at a, then we have to consider a preceding value and then we have to consider a succeeding value. This is more than sufficient. इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आप आगे पीछे पॉइंट्स पे बता सकते हैं तब आप उसकी पॉइंट पे, रिमेंबर पॉइंट पे बात हो रही है. इस समय हम कह रहे हैं कि जैसे x इज इक्वल टू 2, तो 2 से जस्ट पहले फंक्शन का क्या वैल्यू है और 2 से जस्ट बाद फंक्शन का क्या वैल्यू है, तो वो चेक करना है. देन वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, जिसमें हम इस टाइप के इंटरवल में कुछ एनालिसिस कर पा रहे हैं. वी आर कंसीडरिंग दिस टू बी द एंड पॉइंट्स और हम उसके हिसाब से देख रहे हैं. h टेंडिंग टू 0 है तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली कहें तो पॉइंट इंटरवल की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पर जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए दिया गया है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, गिर रहा है फंक्शन. अगर हम a से जस्ट पहले देख रहे हैं, फिर a पे देख रहे हैं और उससे आगे देख रहे हैं, देन यू कैन रियलाइज वेरी वेल कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं. यहाँ पर हमारा जैसे जैसे x बढ़ रहा है f ऑफ x घट रहा है. दिस इज व्हाट वी नीड टू चेक आउट हियर.
ठीक है, ये हमें देखना है। ये जब हम देख पा रहे हैं देन वी कैन सिंपली से दैट द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन provided that h is a positive and h tends to 0. It is a very small number. We are considering it a point at a point. I would again repeat the same concept. Okay. Other than that, यहाँ पर एक नोट दिया गया है, तो नोट में कहा गया है if x is equal to a is the boundary point, यानी कि एंड पॉइंट है किसी इंटरवल का। अगर x is equal to a is end point, then we use the appropriate one side of the inequality to check the monotonicity. What he means to say is, दो केस हो सकते हैं। अगर x is equal to a मेरा बाउंड्री, ये क्या हो गया, x is equal to a मेरा अगर बाउंड्री पॉइंट है, so what can I say? I can say that this can be some x to a और इट कैन बी सम a to y। हम कुछ भी कह रहे हैं, ये हमारे टू टाइप के इंटरवल्स हैं। अच्छा, इसको अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द टू। ठीक है, लेट से कुछ ऐसा ऐसा कर्व है। ठीक है, यहाँ पर a है और यहाँ से एक्सेस शुरू हुआ। इन द सेम सेंस अगर हम यहाँ पर बात करें, ऐसा कुछ कर्व है, यहाँ पर a है और यहाँ पर हमारा कुछ y है। अब देखिए, अगर हमारा बात हो रही है इस इंटरवल में, तो मैं इसी इंटरवल के रिस्पेक्ट में अगर कोई कर्व बनाऊं, लेट्स से इतना ही कर्व बनाया जाए, एंड इन दिस सेंस अगर हम कहें कि इतना ही कर्व बनाया जाए, तो आई कैन से कि इस पॉइंट के नेबरहुड में, क्योंकि हमने जैसे कि कंटिन्यूटी में बात की थी कि अगर दोनों साइड हमारे पास फंक्शन ना हो तो हम क्या करेंगे, एक साइड से देखेंगे कंटिन्यूअस है, अगर है तो बहुत बढ़िया। उसी तरह से हम मोनोटोनिसिटी को भी देख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर a है तो इससे पीछे कोई फंक्शनल वैल्यूज नहीं है, पर इससे आगे तो फंक्शन है ना, और आगे वाला फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि f of a plus h is greater than f of a। हेंस इस छोटे से इंटरवल में दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम a to a plus h, यानी कि a पॉइंट पर द फंक्शन इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। इन दिस सेंस एज वेल हम कहेंगे कि a माइनस h है, क्योंकि इससे हमें जस्ट पहले देखना है, और a माइनस h टू a इस इंटरवल में देख रहे हैं, तो इसमें आई कैन से दैट f of a minus h is less than f of a, hence the function is monotonically increasing again at x is equal at a, मतलब a पे अगर हम पॉइंट a पे देखें, या इसको जो भी आप कंसीडर करें, तो कहने का मतलब है कि वी हैव टू चेक एट द बाउंड्री पॉइंट इन द पर्टिकुलर केस whenever we have to check the inequality to test the monotonicity when x is equal to a is the बाउंड्री पॉइंट। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसा कुछ इंटरवल्स दिए हों तो हाउ यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब ऐसा हो सकता है ना, देखिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर चीजों की डोमेन होती है, जैसा कि आप जानते हैं। अब डोमेन का भी कुछ एंड पॉइंट होता है, और अगर हमें डोमेन में ही मोनोटोनिसिटी को चेक करना है, तो हम एंड पॉइंट पे चेक डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसमें हम ये छोटा कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि हम पूरे डोमेन में देख लेंगे ओपन इंटरवल्स में, और एंड पॉइंट्स में वी कैन कंसीडर इट इन अ सेपरेट सेंस। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव टेस्ट। देखो ये होता है सबसे सस्ता वाला टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट, जो सबको पता होता है। देखो मतलब पहले वाला है ना, जो ये वाला है, ये सारे लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल। ठीक है, ये हमेशा ट्रू बैठेगा प्रोवाइडेड कि आपके फंक्शन अच्छे हों। ठीक है, पर हर जगह हम वैल्यूज या लिमिट्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए वी हैव अ सेपरेट मेथड दैट इज डेरिवेटिव टेस्टिंग। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझे। डेरिवेटिव के दो चार मतलब होते हैं और उन्हीं के ऊपर हम बात करते हैं। एक तो होता है स्लोप, दूसरा होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मतलब होते हैं जो मैं पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे यूज करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट बोलूं, तो अगर dy बाय dx पॉजिटिव है, यानी कि मेरा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज पॉजिटिव।
डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यानी कि f डैश x अगर हम कहें, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। दिस मीन्स दैट मेरा स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय समवट इस टाइप की लाइन है ना, जो है थीटा, तो tan थीटा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है, और जब भी स्लोप पॉजिटिव है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। अच्छा, अब हम कोई भी ऐसा कोई कर्व ले लेते हैं, लेट्स से हम इस इंटरवल में देख रहे हैं, ठीक है, इस इंटरवल में या इस पॉइंट ए पॉइंट पे हम डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो ए पॉइंट के नेबरहुड को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं वापस। ठीक है, तो a माइनस एच यहाँ कहीं आया होगा, ये a होगा, और यहाँ कहीं a प्लस एच होगा। ठीक है, डोंट माइंड कि ये बहुत ही छोटा इंटरवल है और इसको इतना दूर दूर बता दिया है ना। इट इज ऑब्वियस कि हम इस बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा ग्राफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो अब हम एनालिसिस भी ऐसा ही इसी हिसाब से इसी सेंस में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर a पर लेट्स से f डैश ऑफ a इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पर अगर कहीं भी टेंजेंट बनता तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता। तो इससे व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि एट a अगर हम मोनोटोनिसिटी की बात कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू a, तो फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बस ये है इसका मतलब। यू नीड नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ विद एनीथिंग एल्स, सिंपल सा लॉजिक है। देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए हमें a पे देखना है, तो हम कहेंगे कि ऐसा है। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो ये डिक्रीजिंग हो जाता। सिमिलर लॉजिक है भाई, अगर इंक्रीजिंग ऐसे है तो डिक्रीजिंग ऐसा हो जाएगा, या ऐसा तो नहीं, ऐसे तो जा ही नहीं सकते ना हम, ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि हम x के अलोंग मूव कर रहे हैं और हम f ऑफ x जो हमारा आउटपुट है उसमें एक डिक्रीमेंट देख रहे हैं। देन वी कैन से ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं कि हम यहाँ पर x के अलोंग मूव कर रहे हैं और हमारे पास जो f ऑफ x है उसमें वी कैन फाइंड अ इंक्रीमेंट। तो इससे वी कैन कंक्लूड दिस टू बी मोर एग्जैक्ट। ओके, और अगर ये f डैश a कभी जीरो हो जाए तो हमें f डैश ऑफ a पॉजिटिव और f डैश ऑफ a नेगेटिव से आइडिया लेना है। विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल्स इन द अपकमिंग सेक्शन। अभी फिलहाल हम रुक जाते हैं इसी पे, इसी को समझना काफी हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर कुछ टर्म्स जैसे लिखी गई हैं कि अगर f डैश ऑफ a पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो और ये नेगेटिव, देन इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, अदरवाइज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आप ऑब्वियस सी बात है समझ सकते हैं इसको। हम अगर समझने की कोशिश करें, f डैश ऑफ a पॉजिटिव, अच्छा लेट्स से f डैश ऑफ a जीरो है, f डैश ऑफ a जीरो है, मतलब a अगर यहाँ कहीं है तो इस पे कुछ ऐसा आया होगा स्लोप, मतलब जीरो आया होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, सॉरी डेरिवेटिव, यानी कि स्लोप कुछ इस तरीके से बन गई होगी। तो इससे जस्ट पहले लेट्स से ऐसा कुछ फंक्शन होगा, एक फंक्शन ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी ये इसी लाइन पे देख लेते हैं ना। ठीक है, मैं 3 केस कंसीडर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को भाई। ठीक है, इन 3 केसेस के ऊपर हम बात करते हैं। एक केस तो यही हो गया, ठीक है, एक केस ये हो गया, और तीसरा केस ये हो गया। इन्हीं केसेस के ऊपर वी कैन हैव अ गुड एम्पल अमाउंट ऑफ डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम ए की बात करें, इधर भी और इधर भी, यहां पर तीनों केसेस में f डैश ऑफ a यानी कि dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a इज जीरो। राइट, ये आपको समझ आ रहा है? अब इससे आगे क्या निकल रहा है? अगर हमें इधर चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू a पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नन है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नन हो, तो आप क्या करो, इसके नेबरहुड में जाकर चेक कर लो। ओके, तो इसके नेबरहुड में जाकर चेक करने का मतलब है, जैसा कि इसमें देखते हैं पहले केस में, तो इफ आई कंसीडर द केस 1, तो उसमें मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर a है, सॉरी a है, यहाँ पर हमारा पॉइंट है, इससे जस्ट पहले यहाँ पर a माइनस एच था और इससे जस्ट बाद यहाँ पर ऐसा कुछ था आया होगा, तो ये a प्लस एच हो गया। अब यहाँ पर f ऑफ a प्लस एच इज ग्रेटर देन f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच बैठ रहा है। ठीक है, ऐसा बैठ रहा है,
तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एफ डैश ऑफ ए पॉजिटिव देखें, यानी कि डेरिवेटिव इधर देखें, तो वो एक पॉजिटिव है। इस तरीके से तो बैठ ही रहा है ना, इस तरीके से यूनिवर्सल, दिस इज ए यूनिवर्सल मेथड, ठीक है। इसको देखो, ए नेगेटिव यानी कि यहाँ कहीं, तो एफ डैश ऑफ ए नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों ही सिनेरियो में हमारे पास एक पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन ऐसा कुछ डेरिवेटिव जा रहा था ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो केस ए में तो इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, देखो, अगर हम अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन, इज लेस देन एफ डैश एफ ऑफ ए, सॉरी, इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। क्योंकि a माइनस एच वाला सबसे बड़ा है और a प्लस एच वाला सबसे छोटा है, तो इससे व्हाट वी कैन कंक्लूड कि वैसे तो ये देखने में तो डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा कुछ दिख रहा है, बट इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एफ डैश ऑफ ए माइनस एच, यानी कि ए माइनस एच अगर हम देखें तो वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है। ये ए प्लस एच, यहाँ पर तो ए प्लस एच है ना जो लेस में, और ये वाला जो डेरिवेटिव है यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है, तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ ए प्लस एच भी नेगेटिव आ रहा है और एफ डैश ऑफ ए तो 0 दिया गया है। तो इससे वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, थर्ड केस को कंसीडर कर लेते हैं भाई। थर्ड केस में बहुत ही स्पेशल बात, देखो डेरिवेटिव कैसे मूव कर रहा है। यहाँ पर नेगेटिव स्लोप थी तो इसका स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पर स्लोप 0 हुई और यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पर शुरू में मतलब एफ डैश ऑफ ए माइनस इज नेगेटिव, एफ डैश ऑफ ए प्लस इज पॉजिटिव एंड एफ डैश ऑफ ए इज 0। तो इससे व्हाट वी कैन कंक्लूड इज दैट यहाँ पर शुरू में एक नेगेटिव स्लोप थी और उसके बाद एक पॉजिटिव स्लोप आ गई, तो इसका मतलब दिस इज नॉट मोनोटोनिक। नॉट मोनोटोनिक मतलब ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग की कैटेगरी में आ जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे, बस इसी को एक्सप्लेन किया गया है। एट दिस केस व्हेन the sign of when we have to examine the sign of f dash of a plus and f dash of a minus, तो आप इसको मेथड को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर फील अगर आपको इससे आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है ड्राइंग करें, ठीक है। ग्राफ स्केच करेंगे, थोड़ा सा रफ ग्राफ स्केच करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फील आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है गाइस। तो ये आ जाता है हमारा पॉइंट के लिए। नेक्स्ट आता है मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। इंटरवल में देखना है किसी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन ए टू बी है, तो अगर यहाँ पर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाए, यानी कि अगर हम ग्राफ पे ही देख लें, थोड़ा सा रफ सेंस में ग्राफ देखें, ए टू बी है तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए, तो इसमें क्या है, डेरिवेटिव जो स्लोप है ना, स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, तो स्लोप जो है dy बाई डी एक्स वो हमेशा पॉजिटिव रह रही है, ठीक है। हर पॉइंट पर पॉजिटिव रहे तो उस केस में फंक्शन हमेशा बढ़ता रहेगा, तो इसीलिए दिस इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वल टू 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वाला केस है ना, क्योंकि इससे या तो 0 हो जाए या उससे बड़ा हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग तो रहेगा ही, ठीक है। एंड इट होल्ड्स ओनली फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ x, दैट इज f डैश ऑफ x डज नॉट आइडेंटिकली बिकम 0, ठीक है। f डैश ऑफ x अगर 0 हो जाए और ये बहुत सारे ये अपना इंडिविजुअल इंटरवल ना बना ले, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरवल से व्हाट आई मीन टू से, देखो इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, इंक्रीजिंग की कंडीशन ये होती है एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ लेट्स से एफ ऑफ ए इज 0 एंड यहाँ पर मैं ऐसा भी कह दूं कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन 0, तो क्या ये इंक्रीजिंग होगा, लेट्स सी। देखो a पर ये वैल्यू 0 हो रहा है और a प्लस एच पे ये पॉजिटिव है और a माइनस एच पे नेगेटिव है, तो हाँ ये इंक्रीजिंग हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। पर किसी सेंस में अगर ये भी 0 हो जाए
तो मैं कहूँ, कहने का मतलब है कि यहाँ a है, यहाँ a प्लस h है और ये भी 0 हो जाए और इससे आगे से ऐसे कुछ चले, ऐसे कुछ चलेगा ग्राफ, ठीक है, उस सिनेरियो में ऐसा कुछ चलेगा, तो ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब है कि डिस्क्रीट एक्स के लिए यानी कि एक a टू a प्लस h एक कंटिन्यूस इंटरवल है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो उसमें ये वाली चीज फॉलो नहीं हो रही है। दिस इनइक्वालिटी इज नॉट फॉलोड, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड और ये फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो इसीलिए ये मोनोटोनिसिटी लूज कर देता है, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो यहां पर इक्वालिटी आने के लिए बस एक पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो सकता है। दिस इज ओनली वन पॉइंट, मतलब ओनली वन पॉइंट कहने का डायरेक्ट सेंस में अगर हम मतलब बोलें तो ऐसा है कि यहां पर लेट्स से ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन है, तो यहाँ इस इंटरवल ये एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इसमें एक्स ने अपने आप में ही एक इंटरवल बना लिया एक्स के लिए, यहाँ पर कुछ इंटरवल आया a टू b, पर हमें इंटरवल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये एक पॉइंट पे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये ऐसा है कि जैसे एक्स क्यूब होता है तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, तो इसमें यहाँ वाले पॉइंट पर एफ डैश ऑफ एक्स 0 होता है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन एक तरह से आप बोल सकते हैं, यानी कि डिस्क्रीट सॉल्यूशन है, ऐसे सेट में लिखेंगे, नॉट इन एन इंटरवल, दैट इज व्हाट आई विश टू टेल यू गाइस, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद मोनोटोनिक के लिए डिक्रीजिंग के लिए भी सेम फंडा है, देखो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव कर लेना, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव कर लेना। हाँ, पर इस केस को हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट कब लगाना कब नहीं लगाना, दैट इज अ कंफ्यूजन दैट मे अराइज। बट अब आपको समझ आ गया होगा कि जब भी ये वाली चीज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक इंटरवल बना दे सॉल्यूशन में, देन वी हैव टू कंसीडर दैट दिस फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक, दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके अगला आता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, स्पेशल पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट है एफ डैश एक्स 0 है और एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, मतलब ऐसे भी ऐसे होता है, या तो एफ डैश एक्स 0 हो जाता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें एफ डैश एक्स 0 हो जाता है, और कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें एक्स एक एफ ऑफ एक्स इज अ नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर एक्स, एट दैट पर्टिकुलर एक्स। तो जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है वहां पर एफ डैश एक्स निकाल ही नहीं सकते, तो एफ डैश एक्स निकाल ही नहीं सकते तो हम कहेंगे कि या तो ये 0 हो जाए या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, तो ऐसे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। तो क्रिटिकल का मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एंड जब हम स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये हमारे पास कुछ बातें होती हैं। अब इसको हम अगर कंक्लूड करें, अगर हम एक सेट थ्योरी में कंक्लूड करना चाहें तो आई कैन से दैट स्टेशनरी पॉइंट्स जो हैं, द स्टेशनरी पॉइंट्स आर अ प्रॉपर सबसेट, यानी कि सबसेट है, प्रॉपर हो या ना हो दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू, बट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, सबसेट उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया ना, सबसेट ऑफ दिस, बड़े वाला सेट ऐसे आया ना, सबसेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट बड़ा सेट है जिसमें हमारे पास दो तरह की फंक्शंस हैं, एक तो डज नॉट एग्जिस्ट, डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट, और एक एफ डैश ऑफ एक्स 0, कईयों में दोनों भी हो सकते हैं, तो ऐसा चीज डिस्क्रीट सेट्स तो ऑब्वियसली नहीं है, तो ऐसे हम वेन डायग्राम या वेन डायग्राम से तो नहीं बता सकते, बट आई कैन स्टिल अश्योर दैट स्टेशनरी पॉइंट्स आर ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स में यहाँ पर दो कंडीशंस हैं जिसमें से एक कंडीशन यहाँ पर लिख दें और यही स्पेसिफिकली इकलौती कंडीशन हो तो उसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोल देते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, कभी कोई कंफ्यूजन हो तो रिवीजन कर लेना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो अगला आता है हमारे पास रोल्स थ्योरम।
जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एज सच तो मतलब क्या बोले, है तो इम्पोर्टेंट ही, बट इसका अगर हम एनसीईआरटी में बोलें तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। अगर आप कोई रेफरेंस मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें आपको अच्छे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स पे। मीन वैल्यू थ्योरम्स अगर आपने पढ़ी हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या होता है। बट रोज थ्योरम पर्टिकुलरली ऐसी एक एक्सप्लेनेशन है लेग्रांजेस मीन वैल्यू या मीन वैल्यू थ्योरम्स पे ही, जिसमें हम पर्टिकुलर एक केस को कंसीडर करते हैं। तो आप पहले अगर कोई आपको एलएमवीटी या मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा रहा है तो ऐसा कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है। बस एक केस कंसीडर हो जाता है जिसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोज थ्योरम देखने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। एक तो कंटिन्यूअस, दूसरा है फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, और तीसरा है दैट फंक्शनल वैल्यूज ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल्स। फंक्शनल वैल्यूज से आप कंफर्टेबल होंगे, ए और बी जैसे हमारे पास इंटरवल है, ये हम रोज थ्योरम पढ़ रहे हैं तो आई थिंक आई मस्ट नॉट राइट समथिंग ऑन एलएमवीटी। तो हम इन इंटरवल ए टू बी अगर हम कंटिन्यूस देखते हैं, कंटिन्यूटी हम क्लोज्ड इंटरवल में देख सकते हैं, बट डिफरेंशिएबिलिटी हम ओपन इंटरवल में देखते हैं। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती है तो यू मस्ट वॉच द लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट वीडियो, चेकलिस्ट वीडियोस, ठीक है। और फंक्शनल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी अगर हम बात करें तो इसमें एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाए। यानी कि अगर हम किसी ऐसे इंटरवल में यहाँ पर बने हुए हैं तो आई थिंक आई डोंट नीड टू ड्रॉ एनीथिंग, आई कैन एक्सप्लेन इट फ्रॉम हियर एज वेल। देखिए, इसने कहा कि अगर ये कंडीशंस हैं तो देयर इज अ एफ डैश ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ सी विच इज इक्वल टू 0 इन इंटरवल। किस इंटरवल में, ए कॉमा बी, ऐसे इंटरवल में अगर हम देखेंगे देन देयर इज अ सी एग्जिस्टिंग सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइट, जैसे यहाँ पर हमेशा एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा 0 है, हाँ, इन द इंटरवल ए टू बी, पर यहाँ पर एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 सिर्फ। देखो बेसिकली क्या है ना, कहने का मतलब है, देखो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है। अगर हम बात करें ये मेरा लेट से ए है और ये मेरा बी है तो ऐसा आ जाएगा। तो फंक्शनल वैल्यू सेम होने का मतलब है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, लेट से दैट इज इक्वल टू सम के। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर हम कोई भी कर्व ड्रॉ करें, देखो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने से कोई पीक नहीं आनी चाहिए, और कंटिन्यूअस होना चाहिए तो कंटिन्यूअस हो जाए तो ऐसा हो जाए, ठीक है, या ऐसे आ जाए या ऐसे गिर गिर के आए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसमें एफ डैश ऑफ एक्स को कभी ना कभी तो टर्न लेना पड़ेगा, वापस आने के लिए टर्न लेना जरूरी होता है। और टर्न जब लेगा तो वहां पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें एक कर्व का पीक आएगा, और उस पीक पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है दैट वुड बी इक्वल टू 0। यानी कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गई तो इसका मतलब हो गया कि एफ डैश ऑफ सी विल बी 0। और ये क्योंकि ए और बी पे दोनों की फंक्शनल वैल्यू सेम है तो इन दोनों के बीच में ही कहीं टर्न होगा। इट इज अ वेरी ऑब्वियस फैक्ट, इसमें आई डोंट थिंक कि कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आपको एनसीईआरटी रेफर करनी चाहिए, दैट इज अ बेटर रिसोर्स। तो ठीक है, अगला आता है इसका कंक्लूजन। तो इसने कहा कि इफ एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल से इसने कह दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसने वैसे ही कह दिया कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के लिए प्रोबेबली इसने थोड़ा सा आलस कर दिया, बट चलो कोई ऐसा कोई पाप नहीं किया उसने, दैट इज सिंपली अंडरस्टूड थिंग। देन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 there exists at least one root of the f dash of x is equal to 0। कंफ्यूज हो गए? कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है। देखो लेट्स से मैं कोई इंटरवल ए टू बी के लिए कंसीडर करता हूं सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा कुछ है कि यहां पर कहीं ए है और यहां पर कहीं बी है, ठीक है। ध्यान से देखना, एफ ऑफ ए 0 है, एफ ऑफ बी 0 है।
फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस है, ये इसका कहने का इनडायरेक्ट वे में सेंस था। ठीक है, अगर कोई मतलब बेसिकली कंटिन्यूस नहीं कहा इसने, आलस कर दिया, बट कंटिन्यूस भी कहना जस्ट बिकॉज हम कह नहीं सकते कि देखो ऐसा हो जाए कि यहाँ पर लेट्स से ए है, ये बी है, ठीक है, आप एफ ऑफ बी निकाल ही नहीं सकते, बट आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा बी आ जाए, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो इसमें भी है, पर इसमें ऐसा है कि टर्म तो यहाँ का ही लेना था इसने, तो इसीलिए ये एप्ट डेफिनेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्यों कोई चीज गलत है आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। भाई क्लैरिटी आना बहुत जरूरी होता है मैथमेटिक्स में। जब आप कोई चीज को गलत प्रूव करते हैं तो वो चीज क्यों गलत है, अगर आप कोई चीज मिटा के लिख रहे हैं, जैसे मैं मिटा रहा हूं इस समय, ठीक है, तो मैं इसे क्यों कह पा रहा हूं। देखो अगर यहाँ पर इसने आलस किया, क्यों किया, किसने गलती की, अब उसको गलती को पकड़ना था हमें, तो मैंने आपको पकड़वा दिया। देखो फंक्शन तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ ए है यहाँ बी है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ऐसा है, और ये फंक्शन ऐसा कुछ चला जाए यहाँ पर, मतलब टू बी मोर एग्जैक्ट अगर मैं इसे सही से ड्रॉ करूं तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ तक ऐसा ही था, ठीक है, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा था सडनली, तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो गया और एक एंड पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में, और ये हमेशा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, पर ये डिफरेंशिएबल तो इसलिए है, पर ये कंटिन्यूस नहीं है, तो क्या इसमें रोज थ्योरम लगेगी। आंसर इज इसमें रोज थ्योरम नहीं लग सकती, रोज थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, बट आप ऐड कर लेना इसमें कि कंटिन्यूस भी है। तो अब देखो इसने कहा कि अगर कंटिन्यूस भी है तो कहीं ना कहीं इसका कर्व ऐसा कुछ गया होगा, लेट्स से ऐसा कुछ कर्व गया इसका, ठीक है, तो ये मेरा इसका कर्व था। अब इसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर है तो उसका एक रूट तो आएगा ही, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आएगा यार, जब ये वाली स्लोप 0 हो जाएगी तो वो रूट आएगा, कम से कम एक क्यों बोला, क्योंकि फंक्शन तो ऐसा भी हो सकता है, तो इस केस में 2 रूट आ गए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में 1 2 3 रूट आ गए। तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी हमें कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है जिसमें किन्हीं 2 रूट्स के बीच में हमें बात करनी है, तो कम से कम एक रूट आएगा, उसके डेरिवेटिव को जब हम प्लॉट करेंगे तो उसका कम से कम एक रूट आएगा। बस इतना कहकर उसने बात क्लियर कर दी, ठीक है, और इसी को अब अप्लाई करते हैं लोग, ठीक है, इसको अप्लाई करके बहुत हेल्प होती है, और कैलकुलस में बहुत ही अच्छा स्टैंड लेता है मीन वैल्यू थ्योरम्स। ठीक है, मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत होती है शुरू में समझने में, बट एक्चुअल में ये बहुत सिंपल है, ठीक है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस इज अ सिंपल विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आती है मीन वैल्यू थ्योरम। इसका प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आपने फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब मैं कहूंगा वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt ना, बस वही है। क्या है ये, अगर कोई एक्सटी प्लॉट है तो उसका जो स्लोप है वही वेलोसिटी है, और अगर हमें कहीं ना कहीं एवरेज निकालना है तो हम कहेंगे कि रेट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कर लो। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज है, बस तो हम एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में भी। बस उसमें एक कंसीडरेबल केस होता है, अगर आप ध्यान से समझना, अब एक बार ये देख लिए, ठीक है, यहाँ वाली कंडीशन सेम है और लास्ट में एक अलग सी कंडीशन दी गई है जिसको मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा। मैं वापस से इसी एक्सटी प्लॉट से ही समझाना पसंद करूंगा। ठीक है, लेट्स से कि कोई वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा था, स्पीड ऐसा कुछ ऐसा था लेट्स से, ठीक है, या हम इसे सिंपल रखते हैं, लेट्स से इसकी इनिशियल पोजीशन थी x1 और फाइनल पोजीशन थी x2 एट टाइम्स t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसा था, ठीक है, ये हमारे पास था, कूल। इसका मोशन, इसका जो डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट है वो कुछ ऐसा गया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होता तो ये थोड़ा सा नीचे कैसे चला जाता,
बट हमने कहा कि ये ऐसा है। मैंने कहा इसमें एवरेज बताओ मुझे, एवरेज स्पीड कितनी रही हो, एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो आपने कहा कि एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है, x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, जो कि क्या है, स्लोप। जब हम t1 x1 और t2 x2 को जोड़ते हुए एक लाइन बनाएंगे, तो लाइन बनाते हैं, उस लाइन का जो स्लोप है, वो जो इसका स्लोप लेट से m है, वो है एवरेज वेलोसिटी या डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या प्रूव करती है, ये ऐसा कहती है कि एक बार जो m आया था एवरेज वेलोसिटी के लिए, यही m t1 टू t2 इंटरवल में कहीं ना कहीं किसी t के लिए एग्जिस्ट करेगा, t0 के लिए एग्जिस्ट करेगा। ऐसा m एग्जिस्ट करेगा जब ये डेल्टा x बाय डेल्टा टी ना होकर dx बाय dt होगा। एक बार वापस समझना, देखो ये एवरेज वेलोसिटी थी, और जब हमने इसको डिफरेंशिएट करके एक, देखो ये एक फंक्शन f ऑफ x, तो f डैश x इसका स्लोप दिखा रहा है, और जिस दिन f डैश ऑफ x इक्वल टू m हो जाए, ये x नहीं होगा, यहाँ पर f ऑफ t था, तो f डैश ऑफ t नॉट है, वो m के बराबर हो जाए। ये दोनों कर्व्स, ये दोनों लाइंस जो पैरेलल आ रही हैं, ये इस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, ये उस चीज की रिप्रेजेंटेशन है। आप ध्यान से देखें वापस से कि यहां पर इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है। ये क्या है, अगर हम कोई भी ऐसा कर्व देखें तो ऐसे 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 बहुत सारे कर्व, यहां पर बहुत सारी लाइंस हैं, पर हमारा स्पेसिफिक कंडीशन जो हम देख रहे हैं वो इस लाइन के ऊपर देख रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन दिस लाइन जस्ट बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू द एवरेज कंटेनिंग लाइन। एवरेज वाली लाइन है, एक लाइन है जो इंस्टेंटेनियस पे आ रही है। जब ये दोनों इक्वल वैल्यू दे दें तब हमारा काम बन गया, ठीक है। तो ऐसा जब टी नॉट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो कि लेग्रेंजे की थ्योरम ने कहा कि ऐसा टी नॉट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हैड इन इट्स डिस्कशन। जैसा कि यहाँ पर इसने लिखा है कि दिस हाइपोथेसिस हैज टू बी ट्रू प्रोवाइडेड दैट द फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ दिस। जैसे ये a कॉमा एफ ऑफ ए, ये b कॉमा एफ ऑफ बी है, तो ये दोनों लाइनें, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके हमारे पास लाइन है जिसका एक स्लोप था, और हमने जब इसका कर्व देखा तो कर्व पे dy बाय dx ने एक बार तो ऐसे लाइन पकड़ी जो इसके और इसके हिसाब से सेम वैल्यूज रखते थे। दैट इज व्हाट लैग्रांजे विश्ड टू प्रूव। तो अभी तो कभी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी समझने में। दिस वाज द actual representation of a Lagrange's mean value theorem using a specific cause, ठीक है। इसके बाद आता है एक स्पेशल नोट मोनोटोनिसिटी के ऊपर, कि मोनोटोनिसिटी से हम नंबर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी भी बात की थी कि अगर हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में बात करें या रोज थ्योरम में बात करें या कोई भी और साइंस में बात कर लें यार, ठीक है, हमें अगर डेरिवेटिव का सेंस पता है, ठीक है, इसको यूज करने की उतनी जरूरत नहीं है, पर अगर हमें डेरिवेटिव का सेंस पता है तो ऑटोमेटिकली हम इन दोनों कंक्लूजन्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से तो पहुंच जाएंगे। तो इसने कहा कि अगर आपको फंक्शन और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है किसी इंटरवल a टू b में, और अगर f ऑफ b, f ऑफ a, f ऑफ b, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड दिस इन IMVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसमें हमने बात की थी स्पेसिफिकली, इसको हमने लोकेशन ऑफ रूट से रिलेट किया था कि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, कंटिन्यूअस है, तो कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं रूट रहा होगा। ये हमेशा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसका नेचर क्या है, वो सब अगर हमें पता है तो हम इसकी ग्राफ स्केचिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये सब अपनी थ्योरी लेक्चर्स में किया होगा, अपने जहां पर भी आप पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट हो गया, स्कूल हो गया, जहां पर भी आपने पढ़ा है वहां पर आपने ये सब स्केचिंग वगैरह सीखा होगा या आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना आता होगा, ठीक है। तो ये था कि अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंट फ्रॉम जीरो है तो यहाँ पर एक ही रूट आएगा,
ठीक है, ऐसे ऐसे केसेस हैं, दीज आर डिफरेंट स्पेसिफिक केसेस। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ मोनोटोनिसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा। तो गाइज शुरू करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के साथ। हाँ जी, तो मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हैं शुरू अपन। सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ग्राफिंग आनी चाहिए। ग्राफिंग का सेंस पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सेंस समझना है। ग्राफ देखेंगे, अभी यहाँ पर सामने बने हुए हैं बहुत सारे ग्राफ्स, ठीक है, यही ग्राफ बना है और इसी के सेंस पे हम आधा मैक्सिमा मिनिमा डायरेक्टली समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जस्ट ध्यान से सुनना है, 5 मिनट या 2-4 मिनट, जितने भी मिनट का डिस्कशन होगा हम इसको समझेंगे, किसी भी ग्राफ के लिए एनालिसिस करना सीखेंगे, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा के लिए लोग क्या करते हैं, लोग व्हाट पीपल डू, डायरेक्टली डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डायरेक्टली nth डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अरे भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मैं इतना कह सकता हूं कि आपको सेकंड डेरिवेटिव भी कई बार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत रेयर केसेस में लगाएंगे हम, और जब लगाएंगे तो काम की चीज आउटपुट निकालेंगे उसका और उसका मीनिंग समझेंगे। पर सबसे पहले हम थोड़ा बहुत मैक्सिमा और मिनिमा को समझते हैं। देखो मिनिमा क्या है ना, मिनिमा है छोटा, छोटा पॉइंट, छोटा, ठीक है, छोटा इन इट्स अप्रोच, कि ये सबसे लोअर पार्ट होगा कर्व का। मैक्सिमा, मैक्सिमा क्या है, एक बड़ा वाला पार्ट, इसका वैल्यू काफी अच्छा है, इसका महत्व है, इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ से देखो, यहां पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अरे घट गया, घट गया, अरे ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा था, तभी तो घटने लग गया, घटने लग गया, घटने लग गया। अरे भाई मैं इससे ज्यादा नहीं घट सकता, मैं इससे ज्यादा नहीं घट सकता, आई कांट अफोर्ड टू गेट लोअर देन दिस, ठीक है। बढ़ गया, बढ़ जाते हैं, चलो बढ़ जाते हैं, घट गए, घट गए, घट गए, बस ये यहां तक समझा। अब इसको फील किया, ग्राफ को, ग्राफ फील बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलूंगा पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ कह रहा है कि भाई यहां पर मैं गिरने लग गया, पहले मैं बढ़ना शुरू किया था, बढ़ना था, बढ़ना था, अब मैं गिरने लग गया, गिरने लग गया, गिरने लग गया, गिरने लग गया, इससे ज्यादा गिर नहीं सकता मैं, अब मैं बढ़ जाता हूँ, 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 अब मैं घट गया, घट गया, घट गया, घट गया, घट गया, घट गया, भाई बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और अब घटने लग गए। क्या हो रहा है ना। तुम बोलोगे कि मैं बेवकूफ हूं, मैं बोलूंगा मैं बेवकूफ नहीं। देखो कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है, दैट इज डिटरमाइंड बाय रेट ऑफ चेंज। मतलब कहीं ना कहीं हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, कर्व बढ़ रहा है, मतलब इसका एफ डैश रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, और जब कर्व गिर रहा है तो इसका एफ डैश यानी कि रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। बात समझ में आई। कहीं ना कहीं टॉप आया, कहीं ना कहीं हमने कहा कि ये एक जगह तो रुका होगा, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कहीं ना कहीं तो ये जीरो भी हुआ होगा, ठीक है। ये तीन चीजों को यूज करेंगे आज। सबसे पहले ये बात नोटिस करो कि सबसे बड़ी वैल्यू कब आ सकती है, जब आपको उससे बड़ी वैल्यू ना मिले, ठीक है। बहुत ही वेग लैंग्वेज में बोले तो ऐसा है, यहां तक बढ़ रहा है और उसके बाद बढ़ना नहीं, गिरना शुरू कर गया, तो यहां कहीं सबसे बड़ी वैल्यू आई होगी, ठीक है। मतलब जिस दिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1 सेज कि जिस दिन मेरा एफ डैश का वैल्यू 0 होगा, उस दिन कहीं ना कहीं मेरा कर्व इधर उधर शायद ना स्प्लिट हुआ हो, ठीक है, शायद ना स्प्लिट हुआ, दिस इज अ पॉसिबिलिटी नंबर 1, ठीक है। और इसी पॉसिबिलिटी के बेसिस पे आई कैन डिटरमाइन वेदर इट इज अ मैक्सिमा और अ मिनिमा। आप लोग बोलेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहूंगा देखो, किसी भी कर्व के लिए देखते हैं बिफोर मूविंग टू एनीथिंग एल्स,
लेट्स से ऐसा कोई कर्व है, इसमें एक मैक्सिमा एक मिनिमा है, ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। वी आर नॉट कंसीडरिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा ग्राफ्स बना देता हूँ। ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, लेट्स से 4 यहाँ कहीं था, ठीक है। ओके, एंड यहाँ कहीं 5 है। मैं 1 to 5 के इंटरवल में बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये मेरा f of x है, तो f dash of x कैसा कुछ होगा ये समझो। पहले ये बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। देखो, आप ऐसे पेंसिल रखो, या जैसे ये पेन है, आप इसको ऐसे रख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ऐसे रखा, पहले ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर उसके बाद सडनली ये 0 हो गया, फिर ये कम हो गया, कम हो गया। ये वाली जो चीज है, ये हम कहते हैं ये स्लोप है, ये स्लोप है। अगर इसी स्लोप के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो व्हाट आई कैन से कि ये स्लोप जिस दिन 0 होगा, उस दिन ये 0 होगा। यानी कि जिस जिस पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 4 है, इस पे स्लोप 0 हो रहा है। और स्लोप 0 होने का मतलब है कि यहां पर मेरा टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट है मतलब या तो इससे आगे ही रहेगी वैल्यू, या इससे नीचे ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन, फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल बात हो रही है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब इससे बड़ी मैक्सिमा क्या है, बड़ा, इससे बड़ी वैल्यू ना मिल जाए तो f डैश x इक्वल टू 0 इस वाले केस में मैक्सिमा दिखा रहा है, ठीक है। ग्राफ से तो देख ही सकते हैं। और यहां पर f डैश ऑफ x लेस इक्वल टू 0, ये मिनिमा को दिखा रहा है। पर अब ये तो पता लग गया, पर क्या ये चीजें सफिशिएंट है ये ढूंढने के लिए कि हमारे पास सिर्फ मैक्सिमा होगा या सिर्फ मिनिमा होगा, ठीक है। आंसर इज नो। हम ये नहीं कह सकते, सिर्फ इस बात से हम ये नहीं कह सकते कि अगर f डैश 0 है तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके लिए हमें थोड़ा सा कर्व के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी शिट ऑफ अ डेरिवेटिव, ठीक है। आई एम जस्ट कीपिंग इट वेरी सिंपल। डबल डेरिवेटिव में नहीं जाएंगे जब तक जरूरत नहीं है, ठीक है। कीप इट रियली वेरी सिंपल। देखो, मैं 1 से 5 के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे बात कर रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं f डैश के जस्ट साइन की बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द साइन। यहां पर 1 से लेकर के 2, यहां पर ये 1 है, प्लीज डोंट माइंड, बट यहां पर 1 से लेकर के 2 में वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव साइन ऑफ f डैश, यानी कि डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीमेंट है, उसके बाद डिक्रीमेंट है तो नेगेटिव साइन। 3 से भी नीचे जा रहा है 4 तक, 4 से नीचे, 4 से बढ़ने लग गया पॉजिटिव, और 5 के आगे तो वी डोंट केयर, ठीक है। ध्यान से देखना इस बात को, यू कैन सी कि 1 से लेकर के 2, अगर हम अगर हम देखें 1 से 2 के आसपास हमारा डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ, ठीक है। 4 के आसपास हमारा डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव गया। यहां पर इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव गया, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, पॉजिटिव से नेगेटिव गया। कुछ कुछ फील आया, कुछ कुछ फील आ गया होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जाने से क्या इंप्लीकेशन है, कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, कहीं ना कहीं तो 0 हुई होगी, और वो 0 हुई होगी नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की तरफ जा रहा है जब डेरिवेटिव, तो ये कहीं ना कहीं मिनिमा होगा। कहीं मैंने सेकंड डेरिवेटिव नहीं यूज किया। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, कहीं ना कहीं मैक्सिमा होगा, ठीक है। कभी भी जेई का कोई भी सवाल हो,
डबल डेरिवेटिव अनलेस एंड अनटिल उसमें नेसेसिटी कहीं ना कहीं जरूरत पड़े, बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में जरूरत पड़ती है, कभी ना कभी जरूरत ना भी पड़े, मत लगाना। सिंपल इससे देखो, अगर आप एफ डैश के साइन को समझ रहे हो तो आप एफ डबल डैश को कोई जरूरत नहीं, आपको अप्लाई करने की लास्ट मोमेंट तक जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि मैक्सिमा और मिनिमा डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये इस कर्व से समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं यार। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, इससे बड़ा वैल्यू नहीं मिल पा रहा। ठीक है, किसी इंटरवल में, इस इंटरवल में इस कंप्लीट ग्राफ में कोई इससे बड़ा वैल्यू नहीं मिल पा रहा। रिलेटिव मिनिमा का मतलब है कि इस पूरे इसके आस पड़ोस में, दिस इज रिलेटिव इज आस पड़ोस। ठीक है, बस। एब्सोल्यूट इज पूरी दुनिया, दैट इज यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ ग्लोबल। ठीक है, जब वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाए और सबसे बड़ी वैल्यू हो जाए, बस। ठीक है, अब इससे आपको रेंज पता लग जाता है। सबसे कमाल की बात है कि ये आ जाता है, रेंज आ जाता है ग्लोबल मिनिमम से ग्लोबल मैक्सिमा तक। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अब a function is said to have a maximum at x equal to a if there exists a neighborhood such that f of a is greater than f of x for x belonging to this। ठीक है, मतलब इसने a को एक्सक्लूड करके बाकी सारे पॉइंट्स को देखा आस पड़ोस के, और उसने कहा कि इस a से सबसे छोटा है, एंड मिनिमम के लिए बस यही कंडीशन है कि a से सब सारे बड़े हो जाएं। ठीक है, ये हमारे लिए कंडीशंस हो जाती हैं, ये हमने एप्लीकेशन देख लिया। नेक्स्ट है द टर्म एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू। मैक्सिमा मिनिमा टर्निंग वैल्यू है, टर्निंग वैल्यू है, यहाँ पर ही हमने डिस्कस किया था। दिस इज अ टर्निंग वैल्यू, कहीं लिखा था मैंने, लिख लेते हैं टर्निंग वैल्यू। कूल, इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर ये बात समझ आ गई, इसके बाद सब सिंपल है। इसके बाद तो आप अपने आप में बादशाह हो इस गेम के। अब आपको ये बात समझ आ गई कि एफ डैश के साइन से मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है, और उसके अलावा मैं बस यही चेक कर रहा हूं कि वैल्यू क्या है जब एफ डैश 0 है। ये मेरा फर्स्ट पर्सपेक्टिव होगा जब भी मुझे मैक्सिमा या मिनिमा की बात करनी है। अब मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू जरूरी नहीं है कि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू हो। जैसा अगर हम एक्स क्यूब की बात कर लेते हैं लेट्स से, या एक्स क्यूब नहीं, एक्स क्यूब अभी हैवी हो जाएगा, एक्स क्यूब के ऊपर भी हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। फिलहाल हम इस टाइप के कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन की बात कर लेते हैं लेट्स से। ठीक है, हम इस इंटरवल में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस वेरी इंटरवल। ठीक है, इस इंटरवल में यहाँ जैसे से स्टार्ट कर लो ना, चलो ठीक है, इसी को मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा है, मान लो ऐसे, लेट्स से सेम ही वैल्यू है, थोड़ा सा पीछे से मान लेना, यहाँ से मान लो इंटरवल, और यहाँ तक मान लो ये बड़ा वैल्यू है। फंक्शन जब हम a टू b कंसीडर कर रहे हैं तो एंड a टू b क्लोज्ड में कंसीडर कर रहे हैं। देखो ये क्लोज्ड का मीनिंग भी है। ठीक है, जब हम इसे क्लोज्ड में कंसीडर कर रहे हैं और जिस दिन हम इसे ओपन में कंसीडर कर रहे हैं, दो केस कंसीडर करेंगे आज हम, दोनों केसेस की स्टडी देखते हैं। पहले हम क्लोज को समझ लेते हैं, अब हमें इसके मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर कमेंट करना है। मैक्सिमा मिनिमा क्या है, वैल्यू देखो एफ डैश एक्स 0 कब हो रहा है, एक तो इधर कहीं हो रहा होगा और एक तो कहीं इधर हो रहा होगा, राइट? अगर ऐसा समझ आ रहा है तो लाइक कर दो, और ये बताओ मुझे कि यहाँ पर ये 0 हो रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ कहीं टर्निंग है, इसका मतलब यहाँ कहीं मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं हो सकते हैं, पर इसने कहा कि पूरे इंटरवल में देखो। अब इस पॉइंट पर मैं नहीं कह सकता कि ये वाला पॉइंट मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट मिनिमा है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमा है। तो मैं कहूंगा आपको ये पता है, लेट्स से ये x है, या इसको अल्फा ले लो और इसको बीटा ले लो, तो f ऑफ अल्फा आप कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज आपको अल्फा नोन है, इसका सोल्यूशन है, इसका बीटा भी एक सोल्यूशन होगा, ये भी आपको नोन है। तो f ऑफ अल्फा नोन है, f ऑफ बीटा नोन है। जब आपको दोनों नोन है तो आप f ऑफ a चेक करो और f ऑफ b चेक कर लो।
अब आप देख लो, अगर जैसे यहाँ वाला केस है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा है, वेल एंड गुड। अगर ये थोड़ा सा नीचे से शुरू हुआ होता तो एफ ऑफ ए वुड बी लेस देन एफ ऑफ बीटा, तब हम कहेंगे कि बीटा इज नॉट द मिनिमा, एल्स माय ए वुड बी द मिनिमा। ठीक है, बीटा पे सबसे छोटी वैल्यू थोड़ा आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू ए पे आ रही है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं। अब जैसे इसमें देख लो, एफ ऑफ बी जो है दैट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा, तो मैं कहूंगा अल्फा पे जो वैल्यू है उससे बड़ा वैल्यू मिल रहा है, तो बी पे मेरे पास मैक्सिमा है पर अल्फा पे मैक्सिमा नहीं है। ठीक है, अल्फा पे रिलेटिव मैक्सिमा है पर ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है। बस यहीं पे वही केस आ जाता है, ये दोनों अब रिलेटिव रह जाते हैं और यहां पर हमारे ग्लोबल एक्सट्रीमा आ जाते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओपन में क्या हो रहा होता, इसी फंक्शन में अगर ओपन होता, लेट्स से हम यहां पर a टू b देख रहे हैं, अब हम इसे ओपन इंटरवल्स में ही बात कर रहे हैं, तो आप एफ ऑफ ए एक्चुअल में कैलकुलेट कर लो, पर एफ ऑफ ए की कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि इंटरवल में थोड़ा आ रहा है। सिमिलरली एफ ऑफ बी में भी कोई इंटरवल में ही नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे जब इंटरवल में ही नहीं आ रहा तो यही अपने बादशाह हैं और यही अपने मैक्सिमा मिनिमा है। अच्छा, कोई मेरे को ये भी बोलेगा कि ये वाला पॉइंट भी तो है ना, ये वाला पॉइंट भी तो है, तो मैं कहूंगा कि यार एक्चुअल में वो मैक्सिमा या मिनिमा है, इसके ऊपर हम बेसिकली कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भी छोटा वैल्यू तो दिख ही रहा है, और वो कितना छोटा है, दिस इज द लिमिटिंग केस व्हेन x विल टेंड टू a फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, क्योंकि a से आगे से बात हो रही है ना, तो इसीलिए हमारे मैक्सिमा मिनिमा हम इसी को कंसीडर करते हैं। ऑल्दो हम रेंज के ऊपर इनडायरेक्टली, रेंज तो हमारी यही है, रेंज हमारी यही है, पर हमारे ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये आई थिंक काफी सफिशिएंट था आपके लिए मैक्सिमा मिनिमा में एक और मेरिट ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्रेडिट ऐड कर लेते हैं इसका, यानी कि नेक्स्ट पर्क ऐड कर लेते हैं, जो कि है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड और आपको ये समझ भी आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं रहा है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे अब आते हैं। सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टुडे। सेकंड डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब बेसिकली ये है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यही तो है सेकंड डेरिवेटिव, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। अच्छा, लेट्स से कोई फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन है, या थोड़ा सा अच्छा सा जिसमें हम सब कुछ बता सके, ऐसा कोई फंक्शन है। लेट्स से यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, सडनली नेगेटिव हो गई, फिर वापस पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स का प्लॉट है, तो कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं एफ डैश एक्स होता, अगर हम उसका प्लॉट बताते, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इस इंटरवल में यहाँ पॉजिटिव है, ऑल्दो ये जरूरी नहीं है सेम है, बट चलो ऐसा कुछ है, पॉजिटिव है, फिर वो कहीं ना कहीं एफ डैश एक्स जीरो हुआ इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट पे मुझे कहीं ना कहीं रूट दिखाना चाहिए, तो मैं इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं आप लोगों को रूट दिखा देते हैं। ये रूट आया, फिर उसके बाद नेगेटिव हुआ, फिर वापस रूट आया, फिर नेगेटिव हुआ, फिर वापस रूट आया। अब यहाँ पे भी देखो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसपे चेंजेस आ रहे होंगे, और आप यहाँ पर देखे तो यहाँ पर अब अगेन पॉजिटिव हो गया, तो सब पॉजिटिव हो गया, बढ़िया जिंगा लाला, बहुत ही बढ़िया चीज चली है। ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या सीन है ये समझ आ रहा है। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, थोड़ा सा कम नेगेटिव होगा, और यहाँ पर भी वही कर्व आने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस शेप को और इस शेप को लाने के लिए, टर्निंग पॉइंट लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसको वापस इस अलाइनमेंट में लाना पड़ता है। एक और चीज जो आप समझ सकते हैं, अच्छा इस वाले कर्व का अगर हम डबल डेरिवेटिव देखें, एफ डबल डैश देखें, तो यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पर जीरो कहीं ना कहीं जीरो आया, और फिर उसके बाद पॉजिटिव आने लग गया, यहाँ पर पॉजिटिव आया। समझ में आ रहा है? ये इतना समझ आ गया तो
अब बहुत बढ़िया तरीके से आगे समझते हैं। अगर मैं एफ डबल डैश का साइन ही देखो यहाँ पर भी, तो यहाँ कहीं ना कहीं इस इंटरवल तक, इनफैक्ट आगे भी थोड़ा बहुत इस इंटरवल तक, इसका साइन एफ डबल डैश का नेगेटिव था और आगे इसका साइन पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब इसका साइन नेगेटिव है और इसका साइन साइन SIGN वाला साइन पॉजिटिव है। वापस आते हैं कर्व पे। कर्व ऐसा कुछ था, है ना, वी आर एज्यूमिंग ऐसा कुछ था। यहां तक मेरा नेगेटिव है, मतलब ये वाला जो कर्व है ना, डबल डेरिवेटिव का इंप्लीकेशन है कि ये डाउनवर्ड फेसिंग कर्व है और आगे जो आ रहा है वो अपवर्ड फेसिंग है। तो ये कनकेविटी या कन्वेक्सिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो कनकेविटी या कन्वेक्सिटी, ठीक है। अब वो पर्सपेक्टिव है पर्सन का कि वो किस तरीके से देखता है। मैं तो कनकेव डाउनवर्ड बोल लो या कन्वेक्स अपवर्ड बोल लो। कनकेव डाउनवर्ड है इस रीजन में और उसके बाद अपवर्ड कनकेव, ठीक है। तो सॉरी, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो यहां पर हम कहेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों चीजें कहां से आई, ठीक है, लोग याद कर लेते हैं, मैं अभी समझाता हूं। हमने अभी तक बात की इतनी सारी डिस्कशन में कि यहां पर हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो है ना वो पॉजिटिव आया, सॉरी, यहां पर हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा था इस पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है और इन सारे पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। और इनफैक्ट यहां कहीं बीच जैसे में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आया होगा। तो अगर हम मैक्सिमा के लिए चेक करें तो मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है और लोकल मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव का साइन यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, ऑल्दो यहां पर नेगेटिव आ रहा है, इससे जस्ट पहले नेगेटिव आ रहा है, बट इस पॉइंट पे ये एक्चुअल में जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर ये कहीं ना कहीं जीरो हो जाए, या बेसिकली यहाँ पे तो हमने इसकी कन्वेक्सिटी चेंज होते हुए देखी, बट अगर जैसे लेट से ऐसा कोई कर्व होता तो इसका हम डेरिवेटिव, अगर हम इसका डेरिवेटिव का कर्व प्लॉट करें तो इसका डेरिवेटिव का कर्व कुछ इस तरीके से आएगा कि शुरू में नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, फिर यहां जैसे कहीं आके ये जीरो हो गया और फिर उसके बाद पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव है और इसके बाद पॉजिटिव हो गया, हाँ ठीक है। और अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव देखें तो इसका डेरिवेटिव हमेशा एक इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग है, तो इसमें एफ डबल डैश कभी भी जीरो नहीं हो रहा और मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिनिमा की कंडीशन है। तो एफ डबल डैश जब भी ग्रेटर दैन जीरो होगा तो ये एक मिनिमा की कंडीशन होगी। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। स्टिल आप इसे समझ सकते हैं। एज सच सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एज सच फेल कर जाता है जब डबल डैश इक्वल टू जीरो होता है, तो हमें कुछ नए तरीके अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमा मैक्सिमा आप अज्यूम कर सकते हैं, बट अगर ये फेल हो जाए तो क्या करें। अच्छा बाय द वे इसमें भी आप कनकेव अपवर्ड है हमेशा, कर्व भी हमेशा कनकेव अपवर्ड है, तो एफ डबल डैश ऑब्वियसली पॉजिटिव आना था, ये आपको इससे भी दिख गया। nth डेरिवेटिव सबसे अजीब चीज तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आपने अभी एक टॉपिक नहीं पढ़ा है, बट आप एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर से याद रख सकते हैं। अगर हम इसका एफ डैश देखें दोनों का और एफ डबल डैश देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, सॉरी ये 3x स्क्वायर, यहाँ पर 6x और यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश यहाँ पर 6 आ जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा और जगह बना लूं तो f4 को मैं 0 कह सकता हूँ। यहाँ पर f डैश मेरा 2x आ जाएगा, f डबल डैश मेरा 2 आ जाएगा और f जो 3 है वो मेरा 0 आ गया। अब व्हाट डू दीज 3 and 4 सिग्निफाई? जो 4 है ना वो कह रहा है कि इवन जब भी इसका डेरिवेटिव इवनथ डेरिवेटिव है और उस पे 0 हो तो यहाँ पर मेरा मिनिमा या मैक्सिमा नहीं आता है।
ठीक है, ये आप याद रखें, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, आई एम सॉरी मैं हर चीज का लॉजिक कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर अगर यहाँ पर ये जीरो आ जाए, मिनिमा या मैक्सिमा आ जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो बेसिकली ये ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 डालना था, तो ये तो वैसे ही नहीं होना था। x इज इक्वल टू 0 डालने पर भी 2 है, तो ये वैसे भी मिनिमा की कंडीशन है। और इधर x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये एक 0 आएगा वैल्यू। तो अब मुझे एफ nth डेरिवेटिव के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो बेसिकली आप समझें कि अगर एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश ऐसे सारे 0 होते जाएं और इसका nth डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, नॉट 0 आ जाए, तो अगर n इवन है तो एफ एन मस्ट बी ग्रेटर देन ए फॉर मिनिमा एंड एफ देन मस्ट बी लेस देन ए फॉर सॉरी मैक्सिमा। यस, ठीक है। If n is odd, then we have to say that there is neither maxima nor minima at x is equal to a। ठीक है, जैसा कि हम इधर देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ तक अगर हम x इज इक्वल टू 0 के लिए ही बात कर रहे हैं दोनों सेंसेस में, तो यहाँ पर n इवन है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, और ये पॉजिटिव है तो ये कहीं ना कहीं मिनिमा की केस है। यहाँ पर n ऑड है और हमारे पास एक पॉजिटिव है, n ऑड है तो हम कहेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, आप बेसिकली कुछ नहीं करो, आपको याद रखना है कि एक्स क्यूब में कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता और एक्स स्क्वायर में एक मिनिमा होता है। बस आप उसी के बेसिस पे करो, मैं भी उसी के बेसिस पे याद रखता हूँ, मुझे नहीं याद होता ये टेस्ट, पर मैं इन इसके बेसिस में आई कैन यूज एनालिसिस और मैं उसी को यूज करता हूँ। चलो आगे देखते हैं कि कैसे कैसे आता है। दिस साइन ऑफ डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिटरमाइंस द कनकेविटी। ठीक है, और अगर f डैश ग्रेटर देन 0 है देन द ग्राफ इज कनकेव अपवर्ड, एंड अगर f डैश लेस देन 0 है देन द ग्राफ इज कनकेव डाउनवर्ड, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग। ये वाली चीज है जो इसका d2y/dx2 का गेम चेंजर है, और ये मेरा जो मैंने आपको पहला जुगाड़ बताया था उसी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डायरेक्टली आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो। ठीक है, इसकी थ्योरी देख लेना। ठीक है, सॉरी ये क्या, एक सेकंड ना। ठीक है, हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखते हैं। अगर मैं इसको एक कनकेविटी के कॉन्सेप्ट से देखूं, तो इसमें यहाँ पर शुरू में कनकेव डाउनवर्ड है और सडनली कनकेव अपवर्ड हो गया, तो मतलब यहाँ पर d2y/dx2 कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर d2y/dx2 कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया। तो व्हाट आई कैन से इस, जब ये वाली चीज नेगेटिव से पॉजिटिव गई तो बीच में कोई एक पॉइंट आया होगा जिसपे d2y/dx2 0 हुआ होगा। ऐसे पॉइंट्स को जिसमें कनकेविटी चेंज हो जाए उस वाले पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पर्टिकुलरली बात यह है कि ऐसे पॉइंट्स पर एक टेंजेंट लाइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और कनकेविटी चेंज हो जाती है। ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली होती हैं, और टेंजेंट लाइन भी ऐसी तैसी टेंजेंट लाइन नहीं होती, ऐसी टेंजेंट लाइन होती है पूरी। ये देखो ये वाली लाइन टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पे कट करी, हालांकि फिगर में ये बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करी है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आप इसमें देखें तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर कट करी होगी। जैसा हम एग्जाम्पल एक्स क्यूब का देखें, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके होता है, इस तरीके से होता है। इस पे ये वाली लाइन जो है ये टेंजेंट होती है, नीचे वाला कनकेव डाउनवर्ड होता है और ऊपर कनकेव अपवर्ड होता है। तो ऐसे वाले सॉल्यूशंस जो हैं d2y/dx2 इक्वल टू 0 या डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, तो हमें देखना है कि साइन चेंज हो रहा है क्या d2y/dx2 का। देखो ऐसे अगेन हम दो केस एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। लेट्स से मैं एक एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर लेट्स से एक्स की पावर 6 भी नहीं लेंगे हम यार, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4 ले लेते हैं ना। ठीक है, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4 ले लेते हैं। ठीक है, ग्राफिंग से देखते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ इसका ऐसा होता है, मुझे पता है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है और मुझे ये भी पता है कि इसका एक मिनिमा आता है। ठीक है, पर इसको देखते हैं हम डबल डेरिवेटिव से। इसका डेरिवेटिव देखें तो 3x², इसका डबल डेरिवेटिव देखें तो 6x, इसका डेरिवेटिव देखें तो 4x³,
इसका डबल डेरिवेटिव देखें तो 12x²। हम डबल डेरिवेटिव के ऊपर बात कर रहे हैं, इसका डबल डेरिवेटिव देखो, अब हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पे, तब बेसिकली f डबल डैश 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 0 के आसपास हम बात कर रहे हैं। 0 से पहले यहां पर 6x का साइन नेगेटिव होगा और 6x का साइन बाद में पॉजिटिव होगा। यहां पर दोनों ही सिनेरियो में पॉजिटिव ही आएगा, चाहे जो भी है, क्योंकि x² है, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहां पर कनकेविटी हमेशा अपवर्ड रही, यानी कि कनकेविटी ने अपना साइन मतलब डेरिवेटिव ने अपना साइन नहीं चेंज किया, कनकेविटी हमेशा मेंटेन रही। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है ये मिनिमा आ गया, और यहां पर कनकेविटी चेंज हो गई भाई, यहां पर कनकेविटी चेंज हो गई, तो ये वाला पॉइंट एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आता है आखिरी टॉपिक, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, ऑब्वियसली हम नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स की बात करें तभी तो उसमें डिस्टेंस है, अगर इंटरसेक्ट कर गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है, पहली बात। नॉन इंटरसेक्ट, अच्छा पहले तो इंटरसेक्टिंग कर्व्स का लिख लो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 लगा लेंगे जब भी, तब भी काम बन जाता है। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, 3D में टू बी मोर स्पेसिफिक। अब देखो ये कर्व है, लेट्स से ये दूसरा कर्व है, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट होगा जो यहाँ पर कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे होगा। ठीक है, इस कर्व पे लेट्स से ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया, लेट्स से दिस वाज माय जनरल पॉइंट h, k ऑन दिस कर्व, और मैंने कहा कि इतने सारे हैं। अब लेट्स से ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, D5 है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है यार, D3 सबसे छोटा होगा ना, क्योंकि ये इसके भी परपेंडिकुलर है, और कहीं ना कहीं अगर मैं इस पे टेंजेंट बनाता तो इस पे भी परपेंडिकुलर होता। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर यहां पर मैंने कोई h, के किसी भी कर्व पे आप एक जनरल पॉइंट अज्यूम करो, और आप दूसरे कर्व पे उसके हिसाब से इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट देखें तो इस पॉइंट पे हम नॉर्मल देख सकते हैं, और दूसरे कर्व से इंटरसेक्ट करा दो। ठीक है, और इस पे देखो तो परपेंडिकुलरली लाई करना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसीलिए हम ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है। परपेंडिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस पे अगर हम टेंजेंट देखें तो वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है तो वो एक नॉर्मल होती है। ये इसके लिए भी नॉर्मल है और ये इसके लिए भी नॉर्मल है, तो इसीलिए ये दोनों कर्व्स के लिए एक कॉमन नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, और क्योंकि एक कॉमन नॉर्मल की तरह बिहेव करती है तो इसे हम को नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली shortest distance between two non-intersecting curves always lies along the common normal, ये कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता है तो आपका नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा जिंदाबाद हमेशा रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल। आप किसी एक कर्व पे h, k देखो, और दूसरे कर्व पे आप उसका दूसरे कर्व से डिस्टेंस देख सकते हैं यूजिंग एनीथिंग, जस्ट लाइक मतलब आपको लेट्स से 3,1 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया हो तो आप इसमें लगाएं, और आप एक दो प्रॉपर्टीज लगेंगी। ठीक है, और उसके बाद आप dy/dx लगा लें और उसको 0 कर दें, मैक्सिमम की कंडीशन लगाएं, तब भी आंसर आता है। बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपका आंसर जल्दी आएगा, दिस विल बी फास्ट। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो ये तो था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। तो आइए जल्दी जल्दी हम मैक्सिमम मिनिमा को रिवाइज कर लेते हैं। ये वाली चीजें आपको समझ आ गई हों तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं कि क्या क्या हल्का फुल्का देखा। ग्लोबल का समझ आ गया होगा आप लोगों को, और यहाँ पर हमने डैश के ऊपर बात की, उसके बाद हमने मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर थोड़ी थोड़ी बातें की, फिर हमने डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर बात की कि कैसे यूज करना है। सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर हमने बहुत अच्छे से बात की कि कन्वेक्सिटी का कैसे, कन्केविटी का कैसे रिलेशन है।
उसके अलावा हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे बात की कि एफ डैश डबल डैश जीरो हो जाए दैट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। उसके अलावा कनकेविटी का चेंज होना और ऑटोमेटिकली एक नए टेंजेंट का जनरेट होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है और वो ऑटोमेटिकली आता है। देखो यार, अगर यहाँ पर कोई कर्व का नेचर ही चेंज हो रहा है, लेट्स से अगर हम ऐसे किसी पॉइंट की बात करें, यहाँ पर जैसे डाउन था और यहाँ पर अप था, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम नॉन इंटरवल वाले जैसे कोई चीज है। देखो ऐसा भी हो सकता है ना, एक केस ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई कर्व हो, तो यहाँ पर तो ये इंटरवल बन गया, तो ये टेंजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तो ऐसे में देयर आर मेनी पॉइंट्स जिसपे ये बात हो रही है, तो दीज आर नॉट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसमें कोई मिनिमा मैक्सिमा का कंडीशन ही नहीं लग सकता मोनोटोनिसिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये आप इस चीज का भी ध्यान रखें, ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गया ये भी। ठीक है, और उसके बाद हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स देखा, जो अलोंग कॉमन नॉर्मल लगता है, आप किसी एक पे अज्यूम करो और दूसरे की टेंजेंट अज्यूम कर लो और उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, वरना आप किसी एक पे दोनों का नॉर्मल है और दोनों के नॉर्मल की इक्वेशन इक्वेट कर दो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के। वैसे भी आपको अगर पॉइंट पता है तो आप नॉर्मल्स तो लिख ही सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एओडी आपका कंप्लीट हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस इज कंप्लीटेड और एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करेगा, इंटीग्रल कैलकुलस को अच्छे से करवाएंगे आपको। डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और लाइक वगैरह कर देना गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फिर गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।